कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव जी, आज बतरस सम्मान से सम्मानित होने वाले अग्रज अखिलेश आदरणीय शिवमूर्ति जी, फ्रांचेस्का और सिनी जी, मित्र अनिल त्रिपाठी जी और साथी, सबसे पहले तो कथाकार अखिलेश को मैं बधाई देता हूं। आज उन्हें यह सम्मान मिला है, तो जब अपने किसी स्वजन को, अपने किसी आत्मीय जन को सम्मान मिलता है तो सही पूछिए तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको भी कुछ सम्मान मिल रहा है। तो अखिलेश जी को जो सम्मान मिला है, ये अवसर मिला है कि हम सब सम्मानित हों, और आज हम सब सम्मानित हुए हैं उनके माध्यम से। और बतरस ने उन्हें सम्मानित करके वाकई हमारे समय की एक बेहद महत्वपूर्ण कथाकार संपादक को सम्मानित किया। मैं जब यहाँ आने की बात हो रही थी, और अजय मैं कोई कागज लेके इस बार नहीं आया, मैंने ये तय किया था कि अखिलेश भाई पे बोला जाए, कहानियों पे बात की जाए, लेकिन ये विषय प्रवर्तन का अवसर देकर के और आपने मुझे मुक्त कर दिया कि अब मोबाइल भी निकालने की जरूरत नहीं। ये अखिलेश को अगर मुझे लगता है कि आपने ठीक संकेत दिया, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा कि अखिलेश जी को अगर समझना है, उनका अक्स देखना है और उनके साहित्य में वह जो यथार्थ है उसका अन्वेषण करना है, तो कादीपुर चलना होगा सबसे पहले। अगर आप सुल्तानपुर के कादीपुर को जानते हैं, सुल्तानपुर को जानते हैं, देते हैं, और आप उन स्मृतियों से जुड़ते हैं। अक्स जब उनकी अभी पिछली किताब आई संस्मरणों की, तो उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो अब नहीं हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी हैं, लेकिन वह जो यथार्थ था वो विस्मृत की स्मृति है। बचपन की बहुत सारी यादें जो आदमी बड़े होने के बाद उन्हें फिर से सोचता है और फिर से क्रिएट करता है, फिर से रचता है। तो दोनों, अगर वह जो यथार्थ था और अक्स, आप दोनों को पढ़ते हैं तो पूरा जो सफर है अखिलेश का वो समझ में आता है। अक्स में आपको तमाम चेहरे दिखाई देंगे। सुल्तानपुर से गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के साथ कैसे एक नौजवान इलाहाबाद जाता है और उसके कथाकार बनने की पूरी प्रक्रिया, कैसे उनकी मुलाकात रविंद्र कालिया से होती है, और फिर किस तरह से इलाहाबाद का वो जो रचना संसार उस समय बड़ा ही समादृत था, भैरव प्रसाद गुप्त, अमरकांत, मार्कंडे, शेखर जोशी, दूधदास सिंह, ऐसे तमाम नाम जो कथा की दुनिया में अमिट हस्ताक्षर बन चुके थे उसी दौर में, वे सब रह रहे, और उनकी संगत अखिलेश जी को मिली। और अखिलेश जी अक्स में उन सारे संदर्भों को बताते हुए लखनऊ आते हैं। यही नहीं, उनका छात्र जीवन भी इलाहाबाद में बीता। उन्होंने वहीं से हिंदी विभाग से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की, और उसके बाद जब वो लखनऊ आते हैं, तमाम जब पत्र पत्रिकाओं से जुड़ते हुए, तब तक उनका एक कथाकार रूप बन चुका था। संपूर्ण कहानियां
जो 31 कहानियों का संग्रह राजकमल प्रकाशन से आया, उसमें 31 कहानियां हैं। उनमें उनके जो चारों कहानी संग्रह हैं, उन चारों कहानी संग्रहों की 29 कहानियां और 2 कहानियां अन्य जिसमें श्रृंखला और एक दूसरी कहानी है, वो सब शामिल। और खास बात यह है कि संपूर्ण कहानियां में कहानियों के प्रकाशन का वर्ष भी ज्यादातर दिया हुआ। 1960 से कादीपुर और सुल्तानपुर से शुरू हुआ जो सफर है, 1977 में एक कहानीकार को देता है। 1980 की कुछ कहानियां, लेकिन वो अखिलेश जो इलाहाबाद को अपने में रचा बसाकर उस छात्र जीवन वाले अखिलेश हम लोगों को सबसे पहले दिखाई देते हैं, वो कहानी आई थी 1989, चिट्ठी। वो चिट्ठी के अखिलेश, चिट्ठी कहानी जब आप बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, चिट्ठी कहानी पढ़ते ही आप देखते हैं कि कुटिया पे एक बैठक होने वाली है और बैठक के बाद संदर्भ पूरा पीछे चला जाता है और फिर कहानी फ्लैशबैक से लौटती है और उसका अंत होता है। उस समय के जितने वो चरित्र हैं, चाहे वो त्रिलोकी हो, प्रदीप हो, हो, जो भी चरित्र हैं, वो सब इलाहाबाद में अध्ययन कर रहे वे बेरोजगार नौजवान हैं जो बेरोजगारी के दंश से पीड़ित हैं और सब बेहद मस्त मौला, बेहद प्रतिभा संपन्न, सब अपनी अपनी दुनिया के महारथी लोग हैं, लेकिन सबकी नियति एक बेरोजगार की जिंदगी जीने के लिए उन्हें बाध्य करती है। उसी कहानी में सदानंद सिंह भी हैं, हिंदी विभाग भी है, शिक्षक भी हैं, शिक्षिकाएं भी हैं, विभागाध्यक्ष भी हैं और उनसे बहस करता हुआ इतिहास विभाग का एक नौजवान भी हिसाब बराबर कर रहा है। लेकिन जब आप कहानी खत्म करते हैं तो आप जिस उस खिलंदड़, चुटीली और व्यंग्य भरी भाषा से अभी तक हंस रहे थे, उस कहानी को खत्म करते हुए आप करुणा से भर जाते हैं, आपकी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि यह तय हुआ था कि जो सुखी होगा, जो कहीं सफल होगा तो चिट्ठी लिखेगा, और नरेटर को भी कोई चिट्ठी आज तक नहीं मिली और उसने भी किसी को कोई चिट्ठी आज तक नहीं मिली। इस तरह की कहानी 1989 में है। ये जो समय है, आप देखिए कि 77 से 89 का जो समय है, 80 के बाद का समय है, और उसके बाद 89 के बाद का जो सफर है अखिलेश का, उसके आधार पर हम 80 के बाद के कहानीकार के रूप में इन्हें चिन्हित करते हैं। और 80 के बाद के कहानीकारों की जब हम चर्चा करते हैं तो वीरेंद्र जी सहमत होंगे कि शायद कोई 2-3 नाम अगर हिंदी कहानी की दुनिया के लिए जाए तो वो अखिलेश के बिना पूरे नहीं हैं। और भाषा के स्तर पे जो प्रेमचंद और यशपाल की परंपरा से अमरकांत और काशीनाथ से होते हुए 80 के बाद तक आती है, वो व्यंग्य, वो चुटीलापन, वो सहजता और वो आपको गुदगुदाते हुए रुला देने की तरकीब अगर किसी की भाषा में है, उस हिसाब से 80 के कथाकारों का अगर मूल्यांकन करेंगे 80 के बाद का, तो उसमें पहला नाम आपको अ से अखिलेश करेगा, वहीं से नाम शुरू होगा। और मैंने जानबूझ के बात कहते हुए पहले चिट्ठी की चर्चा कर दी कि चिट्ठी कहानी उसका एक ज्वलंत प्रमाण है और 80 के बाद की दुनिया बदल रही थी। आप जानते हैं ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका का मामला था, मुक्ति कहानी का जो सुभाष है उसके दौर में अभी उम्मीदें बची हुई थी, इसलिए वो सारी चीजों के बावजूद उसमें मुक्ति प्राप्त करने की कामना है और परिवार द्वारा स्वीकृति भी हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद आप चलिए, आप ऊसर पढ़िए, ऊसर के बाद बायोडाटा पढ़िए, तो स्थितियां बदल जाती। सोवियत संघ के पतन,
और दुनिया के एक ध्रुवीय हो जाने की परिघटना उसी दशक में आई।